हाँ तो भाई, वेलकम टू फैंटम प्रिसीजन। और वीडियो को अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना। मैं थोड़ा ना सीरियस मुद्दा लेकर आया हूँ, और शायद तक तुम लोगों को ये सुनने में ऐसा लगा कि यार चटपटा है और सुनने में बढ़िया है। तो हम इस वक्त बात करने वाले हैं द ऑकवर्ड गोट की। अब ऑकवर्ड गोट के बारे में मैं तुम्हें तीन चीज़ें अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहला तो भाई, ये देवी बहुत बात करती है क्रिटिसिज्म की या ऐसी चीज़ें कि भैया आपको लोगों को करेक्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन जब बात इन पे आती है तो ये सबसे पहले आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मरती है। तो भैया इस वीडियो के अंदर मैं कोई बात नहीं करूँगा। दूसरा, हिपोक्रेसी दबा के होती है। भैया जो कर अगर चीज़ लड़की कर रही है इट्स ओके, पर लड़का कर रहा है और no, 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 no। और तीसरी चीज़ कि कुछ ना कुछ करती रहती है अटेंशन लेने के लिए। तो भाई यहाँ पर अभी क्या हुआ है, एक प्राउड आवर मूवमेंट चलाती है। अब आर का मतलब तुम लोग जानते ही होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैं फ्री टाइम में कुछ ना कुछ आर्टिकल से मेरे आइडिया से लिखता रहता हूँ। तो उसमें से मैंने एक चीज़ लिखी थी मेरे एक्सपीरियंस से, हाईजैकिंग का मूवमेंट। अब हाईजैकिंग क्या होता है भाई? ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ चल रही है उसको किसी ऐसे व्यक्ति ने कंट्रोल कर लिया है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। इसको हम सीधे से कहते हैं हाईजैकिंग। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं, उन दो फैक्टर्स को अच्छे से समझना। सबसे पहला आता है उस चीज को किस इंटेंशन से स्टार्ट किया गया था, और दूसरा वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इंटेंशन आपका किसी सही चीज का है, आपने ले रखा है और वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग उस मूवमेंट से जुड़ना भी चाहते हैं। लेकिन आपने इंटेंशन कहीं जा रहा है और डायरेक्शन कहीं और जा रही है, तो वो मूवमेंट को बिगाड़ देती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर किसी मूवमेंट को वेस्ट करना है तो उसको किसी ऐसे लोगों के हाथ में दे दो जो उसको टोटली यूजलेस बना दे। अब तुम सोच रहोगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। जिनको जेपी नारायण आंदोलन के बारे में पता होगा, उसके अंदर ये था कि कई नेता जो है उसमें से बाहर निकले। इसकी वजह से जेपी आंदोलन के बाद से बहुत टाइम लगा फिर से देश को किसी और एक बड़े आंदोलन को करने में। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर वो जनरेशन जिसने जेपी आंदोलन को देखा था अपनी आंखों से, और उनको मालूम है कि यार इसका रिजल्ट कुछ खास निकला नहीं, उल्टा और नेता हमारे चीज़ों के अंदर आ गए, और लोग जो है उस पे समझने के बजाय कि यार भाई ये हुआ क्या, कैसे हुआ, वो बस एक टैग बना लेते, भैया आंदोलन से खाली नेता निकलते हैं और मसले नहीं निकलते हैं। तो उसके बाद बहुत समय तक कोई ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं हुआ राजनीतिक, कई आंदोलन हुए पर राजनीतिक आंदोलन नहीं हुआ जिससे लोग जुड़ सके। फिर आया 2011 जिसमें अन्ना हजारे ने आंदोलन लिया, लेकिन उसको हाईजैक करा कुछ लोगों ने। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, अब नाम गिन लो भाई, वही चेहरे बन गए थे इस पूरे आंदोलन के। अब क्या है कि लगभग 2050 तक, जब तक वो जनरेशन जिसने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल का आंदोलन देखा था जो अन्ना हजारे ने शुरू किया था, जब तक वो जनरेशन एकदम पावर में छोटी नहीं हो जाए और नई जनरेशन ना आ जाए, जैसे जैन अल्फा या जैन बीटा, वो भी मेजॉरिटी में, जो कि धीरे धीरे बूमर्स भी खत्म हो जाएंगे, जैन जैन एक्स भी, फिर मिलेनियल्स भी एज में बहुत बूढ़े हो जाएंगे 2040 तक। और जो जेन जी है वो भी कम से कम अपने मिड 30 या मिड 40s में ही होंगे, अप्रोक्स अप्रोक्स मैं बात कर रहा हूँ। तो उन पावर में कौन रहेंगे? जैन अल्फा और जेन बीटा। तो तब तक कोई नया रिवोल्यूशन नहीं आ सकता। अब इसका ऑकवर्ड गोड से कैसे लेने देना है? फेमिनिज्म का मैं कॉल आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद में बताऊंगा मेरे पर्सनल क्या क्या रीजन है। तो क्या है कि शी हाईजैक्ड द फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ऐसा कि जो व्यक्ति पुरुष कर सकता है वो कम महिला भी कर सकती है। इवन आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग दैट। लेकिन ये जो प्राउड आर वाला प्रॉब्लम है ना मूवमेंट, ये क्यों प्रॉब्लम पैदा करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आर का मीनिंग क्या होता है या तो मैडम को पता नहीं है, या फिर अगर पता है तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कमेंट्स में बहुत सुनते होंगे। तो भाई मैं पहले दो लोगों को कॉल आउट करूंगा। ऑकवर्ड कोड को तो ऑलरेडी कर ही रहा हूं, पर मैं उन लोगों को भी करूंगा जो हर बात में जिससे डिसएग्री करते हैं, फटाक से कमेंट में
आर आर वर्ड लिख के भग लेते हैं। तो ऐसे कमेंट करने वाले भी, भाई तुमने भी जो एक इम्पैक्ट रहता है ना वर्ड का, वो इम्पैक्ट तुमने डाउन कर दिया है। और वहीं पर आते हैं ऑकवर्ड कोड को। तो ये किसी चीज को यूज करने से पहले समझो तो सही वो चीज कितनी खतरनाक है। मैं तुमको आइडिया बता दूं, अगर तुम्हें किसी चीज का आइडिया नहीं होता ना कोई चीज कितनी खतरनाक है, तो तुम उसको हल्के में लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर को मेरे पापा ने मेरे को बोला कि ऋषि ये चाकू बहुत डल हो चुका है, इसको शार्प कर दे, काम नहीं कर पा रहा है। मैंने शार्प कर दिया। इतने में पापा आए, पापा को लगा अभी भी डल होगा, ध्यान नहीं, ऐसा ही देख रहे थे, छुड़िया उनके हाथ से उनके घुटने पे लग गई। अब वो अलग बात है, हमारे पास मेडिकेट वगैरह सब कुछ था एंड उनको ज्यादा जोर से लगी नहीं। ठीक है भाई, कोई चीज कितनी डेंजरस हो सकती है उसका आपको आइडिया नहीं होता अनलेस आप उसको इम्पैक्ट को समझते हो। तो पहली चीज कि भैया आर, प्राउड आर वाली चीज इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें वर्ड का मतलब नहीं पता, या इतना कॉमन कर लिया है कि उसमें भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी अगली बात, सॉरी दूसरी नहीं, अगली बात ये कि वो लोग यंग या गलेबल गर्ल्स जिनको नहीं पता होता कि आर का मतलब क्या होता है, कितना लो ग्रेड होता है, वो लोग कहेंगे यस आई एम अ प्राउड आर। अरे भाई मतलब तो पता करिए उसका, तुम्हें मतलब पता नहीं है तो उसमें लगे जा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है और उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो कॉल आउट नहीं कर रहा है कि भैया ये हरकतें नहीं करनी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंसान तो पहली हरकतें कर रहा है और दूसरा वही सब जानने के बाद भी नहीं बोल रहा है, तो वो गलती कर रहा है। अब मैं जरा तुम्हें थोड़ा सा एक पॉइंट और एडजस्ट कर देता हूं। क्या होता है कि जब ऐसी महिलाएं या ऐसी लड़कियां जो फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ बकलोलियों से जोड़ देती है, तो वो महिलाएं जिनको सच में एक एम्पावरमेंट की जरूरत होती है, वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती है या उनको इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि मेजॉरिटी के हिसाब से, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या महिला, उनके दिमाग में यही बैठ जाता है कि फेमिनिज्म का मतलब वो गंदगी है जो ये ऑकवर्ड वर्ड प्रेजेंट कर रही है। और अगर मैडम आपको मेरी बात का बुरा लग रहा है ना, तो पहली बात तो मैंने आपका नाम लिया है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं बोल सकता हूँ, ये मेरे को हक है ना। और दूसरा, ना ही कोई पर्सनल कमेंट हो रही है, तो ऐसा नहीं कि मेरे पे कोई नोटिस वोटिस आ जाए। मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर हो और आप, मेरे को मालूम है देख तो रहे होंगे नहीं, या अगर किसी ने भेज भी दिया होगा तो, पर फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, क्या पता कानों तक पहुंच जाए। खैर, दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा था कि भैया एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मेरा ऑलरेडी एक चैनल है 8,000 ऊपर है, पर उसमें कंटेंट में डाल नहीं रहा हूँ। मैं दूसरा चैनल इसे खोल के बैठा हूँ क्योंकि आई फील बेटर अबाउट दिस। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि भैया मैं बोल क्या रहा हूँ लोगों को। यहाँ पे मैं अचानक से नहीं बैठ गया, मैं बैठने से पहले प्रॉपर पेपर लेके बैठा हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है और ध्यान रखना है कब नहीं बोलना है, वो तो खैर कॉपी लेके बैठा हूँ। खैर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता, तो आई डोंट थिंक यू डिजर्व दैट लेवल ऑफ रेपुटेशन एज यू डिमांडिंग राइट नाउ। नहीं तो इसकी मिमिक्री भी नहीं आती यार मुझे। क्या आई कैन गिव यू अ कवर्ड स्ट्राइक, ये वाली हरकतें मेरे साथ तो हो नहीं सकती, मैंने तो किया भी नहीं है। खैर, जब ऐसे मूवमेंट्स को हाईजैक कर लिया जाता है ना, तो वो मूवमेंट्स की लोग उसके साथ खुद को एसोसिएट करना पसंद नहीं करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो हुआ था अन्ना हजारे आंदोलन के अंदर, लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। लोगों ने बोला था कि मैं भी अन्ना, वो टोपी में लिखा रहता था मैं भी अन्ना। लेकिन फिर क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बना ली और यू कैन सी क्या रिजल्ट निकला। कहाँ कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात कर रहा होता, यहाँ पे पॉलिटिकल पावर मिल गई लोगों को। तो अब उस मूवमेंट से कोई खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहता, लोग अपने आप में गिल्ट फील करते हैं। और यही चीज फेमिनिज्म के साथ होगी। तो अगर कोई फेमिनिस्ट बहन देख रही है ये वीडियो, बहन जी पहली चीज अपने मूवमेंट को ऐसे लोगों की वजह से करना मत होने दो। अब आते हैं जरा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। सो भाई पहली चीज तो ये कि मैंने मेरी फैमिली को देख रखा और अपना रिलेटिव्स को भी देख रखा है। मैं जिस फैमिली से आता हूँ ना, मैं टियर 3 या टियर 4 के लेवल पर आता हूँ और मेरी पहचान ज्यादातर टियर 1 और टियर 2 के सिटी वालों से है। और मैं जिन टियर 3 की सिटी में रहता हूँ ना, यहाँ पर भी लोग ऐसा लगता है जैसे मैं चिड़िया घर में हूँ, वहां पर भी खुले हुए जानवरों के बीच में।
ऐसे टीयर 3 के अंदर कुछ लोगों की माइंड सेट होती है। और एक हमारे रिलेटिव है, कतई थुक्के टाइप इंसान है, उनकी ये रहती है सोच कि भैया बेटी 18 की होने वाली है, इसके लिए ब्याह करना शुरू कर दो। अब मेरी घर सिस्टर भी अभी 18 की हुई है, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। अब भैया मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई वो पढ़े लिखे अपना करियर बनाए, दैट से। हमारे कई ऐसे रिश्तेदार है जो इस 16 की थी तब से इस बाकायदियों में लगे हुए थे। अरे यार इसका लड़का अच्छा है, इसको देख लो बढ़िया है। मेरे को क्या क्या सुनानी पड़ी है ऐसे गधों को, मैं जानता हूँ, खोपचे में ले जाके। तो भाई फेमिनिज्म सच में जरूरी होता है, और ऐसा नहीं कि कोई महिला को सपोर्ट करने वाले लोग मेरे जैसे रहते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बहन थोड़ा ग्रो करे, अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करे। और हाँ, दूसरी चीज ये कि जो टीयर 3 या टीयर 4 सिटी के जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े दिमाग से पैदा होते हैं, क्योंकि कुएं के मेंढक है, इन्होंने इसके बाहर कभी दुनिया नहीं देखी होती है। तो ऐसे शहरों के अंदर महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत पड़ती है। अब एक चीज और, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है, बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि मेरी बहन इन चोचलों में ना पड़े। ना तो मेरी बहन को फालतू चोच लें, मेरे को ये फालतू चीज चाहिए, फलाना चाहिए, मुझे रिश्ते में दिखाना है ना। भाई मैंने उसको इतना ज्यादा स्टडी करते हुए देखा, रात में मेरे को बोलना पड़ता है भाई बंद करके सो जा अपनी बुक। और उसने खुद ने भी स्टडी कर रखी है, अच्छा स्कोर कर रखा है सेल्फ स्टडी से, बढ़िया परफॉर्मेंस। और मैं देखता भी हूँ उसकी स्कूल में जाके, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो एज अ गार्डियन में भी जाता हूँ वहाँ पे, और मैंने भी देख रखा है परफॉर्मेंस कैसा है। और वहीं पर जब मैं अपने रिलेटिव्स या अपनी कजिन्स को देखता था, जब वो इस एज की थी, या फिर और जो डिस्टेंस रिलेटिव्स है उनके बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ यार क्या फुद्दू लोग है ये। वो ना तो अपनी बेटियों को ढंग से पढ़ने देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, उनको बहुत हद तक ही दबा के रखा जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ 1990 की, मैं बात कर रहा हूँ अभी भी 2025 की। टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज के अंदर ये होता है। कई फैमिलीज अभी भी सोचती है कि यार बेटी 18 की कब होगी तो उसको बिहा दे, 15 की होती है लोग दिखाना शुरू कर देते हैं। अब बताओ ये रियलिटी, और तुमको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, ये हकीकत है, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। फिर इसके बाद आता है कि भाई क्या कहते हैं उसे, पढ़ाई को लेकर ऐसा कहते हैं बस 12वीं कर लो 12वीं कर लो, इतने थका थका के फटाफट करवा देते हैं। कईयों की तो 10वीं भी ढंग से नहीं निकली होती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी लड़कियां हैं जो मेरे समाज की है, या मैं बात करूं जो टीयर 3 या टीयर 4 सिटीज की है, पहला तो इनके पेरेंट्स कहते हैं बेटा तेरे को तो ब्याह करना, तो ना तो उनको ढंग से स्कूल में पढ़ाते हैं, दूसरा घर के काम बड़ा अच्छे से सिखाते हैं, एकदम कतई बुड़बक बना के रखते हैं इन बच्चियों को। तो इससे क्या होता है कि इन बच्चियों को पता ही नहीं होता हमें हमारी जिंदगी में क्या करना है। पूरी जिंदगी फिर पहले वो जैसे रस्सी से घसीट के नहीं लेके जाते थे भैंसों को, पहले बाप घसीट रहा होता था, बाद में पति घसीट रहा होता है। फिर कहते हो देश में महिलाएं समझदार नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी तो टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज है ना। आपने टीयर 1 और टीयर 2 के अंदर तो आपने कर दिया, टीयर 1 जैसे मुंबई दिल्ली हो गया, टीयर 2 जैसे कि भोपाल या इंदौर या फिर वडोदरा, ऐसे ऐसे शहर हो गए जो कि मैं इन्हीं शहरों में घुमाऊं। तो आपने तो उन सिटीज तक रखा टीयर 1 और टीयर 2 तक, लेकिन जहाँ टीयर 3 और टीयर 4 में जहाँ जरूरत है वहां पर पहुंचता नहीं है, जो कि ऑकवर्ड गोल्ड्स जैसे लोग जो है उसका पहले ही गंदगी करके बैठे होते हैं। तो भाई अभी मैं कॉल आउट कर रहा हूं, ये जो प्राउड आर वाली चीज है ना, दिस इज वेयर आई गॉट पिस्ड ऑफ। ठीक, बाय द वे मैंने अभी ये जो नया चैनल स्टार्ट करा है, इसके ऊपर मैं कॉन्स्टेंटली कोई अच्छे लेक्चर्स वगैरह लाते रहूंगा, आइडियाज डिस्कशंस करते रहेंगे, जो करंट इवेंट होते रहेंगे उसका इंसान के साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या साइकोलॉजिकल इम्प्लीमेंट्स है, वो भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। तो तुम ये देख सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और पेपल, और ये इसके ऊपर मेरा यूपीआई आईडी, और चाहो तो तुम ये सॉरी क्यूआर कोड है, स्कैन करके 10-20 रुपए जो डोनेट करना है कर सकते हो। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। आपको मेरी जो भी बातें अच्छी लग रही हो कमेंट्स में बता दो, अच्छी नहीं भी लग रही हो तो भी बता दो, ताकि अगली बार जब मैं अपना वीडियो बनाऊं तो मैं उन पॉइंट्स को अच्छे से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मैं बोल सकूं। हैव अ ग्रेट डे, काम करो अपना, खुद को बेहतर बनाओ,
और दूसरों से कंपैरिजन मत करो, खुद से ही खुद का कंपैरिजन करो। थैंक यू।